Hello all of you. Now let's start with the very new and interesting topic, and that is goods and service tax. या जैसे हमारे पीएम कहते हैं गुड एंड सिंपल टैक्स, तो वो तो आप पढ़ के ही आपको समझ में आएगा कि कितना गुड और कितना सिंपल है. सो लेट्स स्टार्ट. पहले सबसे मैं आपको एक ब्रीफ आउटलाइन बता देता हूं कि ये पूरा किस तरह से अपने को पढ़ने का है. ओके और किस तरह से होता है. व्हाट इज जीएसटी, हाउ इट अप्लाइज, व्हेन इट अप्लाइज, वेयर इट अप्लाइज, एंड हाउ डू यू फॉलो द डिफरेंट प्रोसीजर्स. ओके तो खैर प्रोसीजरल पॉइंट्स पे अपन ज्यादा बात अभी नहीं करेंगे, बाद में जब प्रोसीजरल पॉइंट्स पे आएंगे तब हम उसको देखेंगे. लेकिन मैं आपको पहले समझाते वक्त ये बता दूं कि ये लॉ और प्रोसीजर्स में क्या डिफरेंस होता है और दोनों को किस तरह से अपने को अप्लाई करने का है. तो एक तरफ है लॉ, एक तरफ है प्रोसीजर्स. प्रोसीजर्स में क्या होता है कि जैसे कि आता है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन. जितने भी लोग हैं जो लायबल है टू पे दिस टैक्स, दे हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स विद द कंसर्न्ड अथॉरिटीज. तो रजिस्ट्रेशन कहां लेना है, कैसे लेना है, किसके पास लेना है, कितने टाइम में लेना है, अमेंडमेंट कैसे करवाओगे रजिस्ट्रेशन को, बाद में कैंसिल कैसे होगा, ये सब बातें अपन उसमें पढ़ेंगे. ये चैप्टर 11 ऑनवर्ड्स आएंगे आगे, रजिस्ट्रेशन पार्ट. फिर उसके बाद पेमेंट कैसे करना है, व्हाट इज द मोड ऑफ पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक, कैश, चेक कैसे भरेंगे आप, कहां भरना है, कितने ड्यूरेशन में पेमेंट करना है, मंथली करेंगे, क्वार्टरली करेंगे, किस तरह से पेमेंट करेंगे, कौन लोग मंथली करेंगे, कौन लोग क्वार्टरली करेंगे, चालान कैसे भरना है, किस तरह से पेमेंट होगा, तो वो सब पेमेंट्स में देखेंगे. फिर सबसे जो इंटरेस्टिंग प्रोसीजर्स है पूरे जीएसटी में वो है रिटर्न्स. सारे सीएज आज मार्केट में फंसे हुए हैं, पूरे महीने एक ही काम कर रहे हैं, एंड दैट इज जीएसटी रिटर्न्स. बाकी सब काम पीछे रह गए हैं. इनकम टैक्स ऑडिट के ड्यू डेट आगे बढ़ चुके हैं, किसी के पास टाइम ही नहीं मिल रहा कुछ और काम करने का. जो भी सीए से आजकल मैं मिलता हूं सब कहते हैं वो जीएसटी रिटर्न, जीएसटी रिटर्न, जीएसटी रिटर्न. हर कोई बस इसमें उलझा हुआ है पूरी तरह से. जीएसटी रिटर्न्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बताऊंगा मैं आपको बाद में, बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे अपन कि रिटर्न्स मंथली होंगे, क्वार्टरली होंगे, कितने रिटर्न्स होंगे, कब कब फाइल करने हैं, उनके ड्यू डेट्स क्या रहेंगे, वो सब बातें अपन उसमें डिस्कस करेंगे. विच इज एक पुराना मूवी था, अगर आप लोगों ने देखा होगा, मैट्रिक्स. बहुत पुराना मूवी है, इंग्लिश मूवी है मैट्रिक्स. वो मूवी देखकर जब मैं निकला थिएटर के बाहर तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये मूवी में हुआ क्या. 2.5 घंटे की मूवी थी. इट वॉज क्वाइट लॉन्ग मूवी इंग्लिश मूवी के सेंस के हिसाब से. लेकिन पूरी मूवी के बाद मुझे समझ में नहीं आया कि कौन कौन क्या काम कर रहे थे मूवी के अंदर, कौन एक्टर क्या था और ये स्टोरी क्या थी, शुरू कहां से हुई, खत्म कहां हुई, बीच में क्या हुआ, कुछ भी समझ में नहीं आया. वैसे ही ये चैप्टर है रिटर्न्स का. लेकिन आपको डरने की बात नहीं है क्योंकि आप मेरे साथ हो, यानी कि मैं आपके साथ हूं, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है. आई विल टेल यू इन डिटेल विच रिटर्न डज व्हाट. ओके फिर उसके बाद तो देखो रेगुलर प्रोसेस, पहले आप रजिस्ट्रेशन लेंगे, फिर पेमेंट करेंगे, फिर रिटर्न्स फाइल करेंगे. उसके बाद फिर बहुत सारे और प्रोसीजर्स आते हैं, जैसे कि असेसमेंट है, किस तरह से आपके रिटर्न्स का असेसमेंट किया जाएगा. देन अपील्स एंड रिवीजन, वो किस तरह से होगा. एडवांस रूलिंग, कैसे आप एडवांस रूलिंग्स लेंगे, जो अपने कस्टम में भी पढ़ा था एडवांस रूलिंग, तो वो सब इसमें भी. एंड अदर मिसलेनियस पॉइंट्स. ठीक है, तो ये सारे प्रोसीजर्स अपन बाद में सेकेंड हाफ में लेंगे, आई कैन से इंटरवल के बाद. ठीक है, मूवी का सेकेंड हाफ. लेकिन फर्स्ट हाफ जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो अपने को पहले पढ़ना है, वो है लॉ. अब आपको ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि देखो फोकस ऑफ स्टडी जो है वो बराबर होना चाहिए. आप हर चीज को एक समान नहीं स्टडी कर सकते. अगर वैसा करेंगे तो यू विल लूज योर पर्सपेक्टिव एंड यू विल लूज मार्क्स अल्टीमेटली.
तो स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों का जो फोकस है वो बहुत डिफरेंट होता है, लॉ एंड प्रोसीजर्स. प्रोसीजर्स आर बेसिकली थियरी पोर्शन. प्रोसीजर्स में स्टेप्स याद रखने पड़ते हैं. स्टेप्स जो है, क्या पहले, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या होगा, फिर क्या करना है, फिर क्या होगा. तो स्टेप्स आर इंपॉर्टेंट. सो फ्रॉम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोसीजर्स मीन्स थियरी नंबर 1, नंबर 2 स्टेप्स. तो सारे स्टेप्स आपको प्रॉपर तरीके से समझ के याद रखने हैं, रट्टा नहीं मारने का. चार्ट्स वगैरह मैं आपको दूंगा वहां. एक्चुअल सेक्शंस और रूल्स जो है वो भी है, और उसको शॉर्ट करके चार्ट्स भी दूंगा मैं आपको. तो दोनों चीज याद रखेंगे आप फिर बाद में, ठीक है, अच्छे से. तो वहां तरीका अलग है. लेकिन जैसे कंप्यूटर में होता है ना, कंप्यूटर में प्रोसेसर होता है और रैम भी होता है. रैम का काम क्या है? डेटा को इधर से उधर कॉपी करने के लिए रैम यूज होता है. जैसे आप एक हार्ड डिस्क से कॉपी कर रहे हैं दूसरे हार्ड डिस्क में या और कहीं पे पेन ड्राइव पे, तो रैम काम में आता है. प्रोसेसर सोया रहता है, रैम का काम है इधर से उधर उठा के कॉपी कर दो. तो यहां पर प्रोसीजर्स में अपने को रैम जो है और अपनी हार्ड डिस्क जो है उसका ज्यादा काम लेने का है. लेकिन जो हमारा प्रोसेसर है उसका काम आएगा यहां लॉ के अंदर. तो लेट्स कम डाउन टू लॉ, जो अपन पहले स्टार्ट करने वाले हैं. लॉ में बेसिकली कोई भी टैक्सेशन लॉ में 3 चीज आती है. लेवी यानी इंपोजिशन, इसको इंपोजिशन भी कहते हैं, ऑफ टैक्स. तो इंपोजिशन ऑफ टैक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कोई भी लॉ के अंदर. किस चीज पे इंपोज हो रहा है, किस पर्सन पे इंपोज हो रहा है, और क्या कंडीशंस के अंदर इंपोज हो रहा है. जैसे पुराने लॉज थे एक्साइज एंड सर्विस टैक्स, बेसिकली हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से. बाकी तो बहुत सारे लॉज इसके अंदर मर्ज हुए हैं, लेकिन वो हमारे कोर्स में नहीं थे. तो हम फ्रॉम स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव हम उन बातों पे नहीं जाएंगे. अभी हम मेन चीज पे रिस्ट्रिक्ट करेंगे जो हमारे कोर्स में, जो हमारे काम के है स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से. तो उसमें है एक्साइज और सर्विस टैक्स. ये 2 मेन थे जो सेंट्रल लॉज में से थे, जिन्हें जो पार्लियामेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी. और एक था जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, वो है वैट या सेल्स टैक्स भी हम कहते थे उसको. सेल्स टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि सेल्स के ऊपर लगता था, वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी सेल्स टैक्स. अब इन बातों को मैं आपको बाद में बताऊंगा, विच टैक्सेस आर मर्ज्ड इनटू जीएसटी एंड ऑल. तो बहुत सारे डिस्कशंस हम करेंगे. आज हम बहुत ही बेसिक पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से. धीरे धीरे गहराई में आपको लेके जाऊंगा मैं. हाँ, तो क्या कह रहा था मैं कि एक्साइज और सर्विस टैक्स. एक्साइज किस चीज पे लगता था? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इन इंडिया. एक्साइज किस पे लगता था? मैन्युफैक्चरिंग पे. तो देखो, सारे जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं ये क्या होते हैं कि कोई भी एक एक्टिविटी पे लगते हैं, कोई भी एक एक्टिविटी के ऊपर लगते हैं. अगर वो एक्टिविटी होगी तो टैक्स लगेगा, अगर एक्टिविटी नहीं होगी तो टैक्स नहीं लगेगा. तो एक्साइज जो है वो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर था. मैन्युफैक्चरिंग वॉज द एक्टिविटी दैट वॉज चार्जेबल टू एक्साइज ड्यूटी. ओके, मगर किस चीज का मैन्युफैक्चरिंग? गुड्स का. कहां पे? इंडिया में. कहां पे? इंडिया में. किस चीज का मैन्युफैक्चरिंग? गुड्स. और क्या? मैन्युफैक्चरिंग. तो मैन्युफैक्चरिंग वाज द एक्टिविटी दैट वाज चार्जेबल टू टैक्स. अब ये जो एक्टिविटीज होती है, अच्छा चलो मैं कस्टम का भी बता दे. कस्टम इज ऑन इंपोर्टेशन और एक्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स. वैट वाज ऑन सेल, सेल एक्टिविटी. Sale was the activity that was chargeable to tax by state government, called as sales tax under old years, and now it was called as, recently it was called as VAT, value added tax. Similarly, service tax जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता था किसके ऊपर? प्रोवाइडिंग सर्विसेज. जैसे देखो मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो एक सर्विस है, प्रोवाइडिंग सर्विस. अब ये जो एक्टिविटीज होती है,
एक्टिविटीज, इसको हम लॉ लैंग्वेज में कहते हैं इवेंट ऑफ टैक्सेशन। तो जो लेवी है वो इवेंट के ऊपर होता है, आया समझ में? एवरी लॉ, टैक्सेशन लॉ, लेवीज टैक्स, लेवी इज ऑन एन एक्टिविटी विच इज कॉल्ड एज इवेंट ऑफ टैक्सेशन। तो ये मैं बाद में और डिटेल में बताऊंगा, अभी मैं कुछ लिख नहीं रहा, आप भी मत लिखो, अभी बहुत बेसिक अपन दिमाग में थोड़ा सा रॉ मटेरियल डाल रहे हैं धीरे धीरे। फिर अपन चैप्टर शुरू करेंगे तो और भारी भारी डालूंगा मैं आपके दिमाग में, सब चीज समझ में आएंगी। सो डोंट राइट एनीथिंग, जस्ट ओपन योर माइंड, दैट्स इनफ। जस्ट टेक इन इवेंट ऑफ टैक्सेशन, करेक्ट? तो लेवी ऑफ टैक्स इज ऑलवेज ऑन एन इवेंट ऑफ टैक्सेशन। और अब ये जो जीएसटी है, ये इसका इवेंट ऑफ टैक्सेशन है सप्लाई। क्या है? सप्लाई। सप्लाई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इन जीएसटी, सप्लाई। अब देखो गवर्नमेंट ने क्या किया है, सेल, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोवाइडिंग, ये सब वर्ड को हटा दिया है, सब वर्ड को डिलीट मार दिया है। तो पुराने लॉज में जो जो गवर्नमेंट को खतरा लगता था, जो जो वर्ड्स पे गवर्नमेंट केसेस हारता था कोर्ट्स में, वो सारे वर्ड्स को उन्होंने हटा दिया है। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे केसेस होते थे, एक्साइज में लंबे चौड़े केसेस, लॉन्ग लिस्ट ऑफ केसेस। इतने सालों में 1944 में सेंट्रल एक्साइज एक्ट बना था, वहां से लेके आज तक 2017 तक मैन्युफैक्चरिंग वर्ड के ऊपर लाखों केसेस आ गए। और कोर्ट ने कहा कि भैया ये मैन्युफैक्चरिंग है, भरो टैक्स। ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, सो नॉट लायबल टू एक्साइज ड्यूटी। एक्टिविटी अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो टैक्स लगेगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो टैक्स नहीं लगेगा। तो एक आदमी है, वो रॉ मटेरियल लेके आया, उसमें थोड़ा सा प्रोसेसिंग किया और उसको बेच दिया। एक्टिविटी तो हुई ना, लाया गया, आया रॉ मटेरियल, गया कुछ तो भी बन के, लेकिन वो कुछ तो भी जो बना, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग है तो मैन्युफैक्चरिंग का एक डेफिनेशन हुआ करता था, ब्रिंगिंग अ न्यू आइडेंटिफाइबल कमोडिटी इनटू एग्जिस्टेंस। ये सब समझो, बहुत सारी चीजें दिमाग में डालूंगा मैं आपके, ये सब का रेलेवेंस जो है ये बाद में बहुत समझ में आएगा आपको, क्लैरिटी के लिए। अभी आपको लगेंगे सर क्या क्या बता रहे, मगर सब कुछ सुनो, अच्छे से सुनो। मुझे मालूम है मैं क्या बता रहा हूं, मुझे मालूम है कि ये चीज जो अभी आपके दिमाग में मैं डाल रहा हूं, इसको कहां मैं यूज करूंगा। ठीक है, वेरी गुड। सो डू एज आई से, लिसन वेरी केयरफुली। हाँ, तो मैं कह रहा था मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग वर्ड का डेफिनेशन था ब्रिंगिंग अ न्यू 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 कमोडिटी इनटू एग्जिस्टेंस। तो मैं लकड़ी लेके आया, एग्जांपल देखो, एक लकड़ी लंबी लेके आया, उसको काट दिया, काट के आगे किसी को दे दिया। मैटर गया कोर्ट में कि भैया लकड़ी को काट के आगे किसी को देना ये मैन्युफैक्चरिंग है क्या? कोर्ट ने पूछा भैया लकड़ी पहले क्या थी? लकड़ी। अभी क्या है? लकड़ी है। सिर्फ वो छोटे पीसेस बन गए, उसका नेचर तो चेंज नहीं हुआ, उसका नाम तो चेंज नहीं हुआ, उसकी आइडेंटिटी तो चेंज नहीं हुई। तो कोर्ट ने कहा मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। नहीं है इसका मतलब कि एक्साइज नहीं लगेगा, तो अपन बच गए, एक टैक्स से बच गए। अब इधर क्या बोला देखो, अब चेंजेस समझो। जीएसटी में क्या बोला उन्होंने? सप्लाई। मैन्युफैक्चरिंग वर्ड ही नहीं है, सप्लाई। तो मैं लकड़ी लाया, उसको छोटे पीसेस में काटा और आगे किसी को दिया। आगे दिया यानी सप्लाई तो किया ना, सप्लाई तो हुआ ना। सप्लाई वर्ड है, कहीं भी आप कुछ भी दे रहे हो, एनीथिंग गिवन इज सप्लाई। तो मैं लकड़ी से क्या करता हूं उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने लाया और मैंने दिया, सप्लाई हुआ, टैक्स लग जाएगा। समझ में आ रहा है? सो बाय यूजिंग द सिंपल वर्ड सप्लाई, गवर्नमेंट हैज किल्ड, बेसिकली किल्ड many interpretations। जो लोगों के अलग अलग इंटरप्रिटेशंस थे और जो उल्लू बना रहे थे, उल्लू यानी कि दे वर विनिंग द केसेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट,
एंड गवर्नमेंट वाज लूजिंग दोस केसेस, वो सब गवर्नमेंट ने एक झटके में खत्म कर दिए। सारे पुराने केसेस खत्म, सारे इंटरप्रिटेशंस दी एंड, राख बन गए जल के। वर्ड आ गया सप्लाई। अब मैन्युफैक्चरिंग हो या ना हो, सप्लाई तो है, सप्लाई तो है। सप्लाई है तो टैक्स तो लगेगा, जीएसटी विल बी एप्लीकेबल, सिंपल। तो उन्होंने एक झटके में ये सारे वर्ड को खत्म कर दिए। कौन से? मैन्युफैक्चर, फिर सेल्स टैक्स लगने के लिए सेल हुआ करता था। सेल का एक बड़ा डेफिनेशन था, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर कंसिडरेशन इन कैश और इन काइंड और एनी वैल्यूएबल कंसिडरेशन एंड इंक्लूड्स दिस एंड दिस एंड दिस एंड दैट। हटा दिया, सब हटा दिया। सप्लाई वर्ड जो है, सप्लाई वर्ड में ओनरशिप का ट्रांसफर जरूरी नहीं है। सप्लाई यानी कि देना, ऐसा थोड़ी लिखा है सेल ओनरशिप शुड ट्रांसफर। सप्लाई। बल्कि इनफैक्ट अगर मेरा एक ब्रांच नागपुर में है और मेरा दूसरा ब्रांच कलकत्ता में है और तीसरा ब्रांच दिल्ली में है, मैं अपने ही ब्रांच को सप्लाई कर रहा हूं, गुड्स यहां से नागपुर से लेके कलकत्ता जा रहा हूं, ये भी सप्लाई हो गया। दिस इज ऑल्सो सप्लाई। अपना ही गुड्स है, अपने ही पास है, अपने ही ब्रांच में जा रहा है, तो भी सप्लाई, लायबल टू जीएसटी। इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन। तो ये सप्लाई वर्ड उन्होंने जो बनाया है अभी, ये बहुत ही जबरदस्त चेंज है। बाकी लोग कॉमन लैंग्वेज में बहुत सारी बातें करते हैं, बाहर सुना होगा आपने, जीएसटी में बहुत चेंज आ गए हैं, कंप्लीट एक्साइज बदल गया, ये बदल गया, वो बदल गया, एक्ट बदल गया, ऐसे लोग बोलते हैं। मैं कहता हूं एक्ट को मारो गोली। सबसे इंपॉर्टेंट जो चेंज किया है गवर्नमेंट ने, सबसे इंपॉर्टेंट चेंज वो है लेवी का तरीका, द इवेंट ऑफ टैक्सेशन। दिस इज द मैक्सिमम, द मेजर चेंज दैट हैज हैपेंड। लॉ तो बहुत बदलते हैं, लेकिन अगर इवेंट को वो अभी भी अगर ये सब रखते, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, प्रोविजन ऑफ सर्विस, तो फिर सारे पुराने केसेस अप्लाई होते हैं और गवर्नमेंट का कोई काम, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। सो व्हाट दे हैव डन, they have removed all these words and replaced all these words with a simple word supply. So what supply does, it enhances the scope of taxation. जो scope of taxation है वो बहुत बड़ा हो गया है अभी by using the word supply. ये सब क्या थे कि restricted sense में use होते थे words, छोटे छोटे थे, सबको हटा के broad word डाल दिया है supply. So this is the base of GST, जिस पे हम काफी समय स्पेंड करेंगे, बहुत डिटेल में ये वर्ड को स्टडी करेंगे। ठीक है, सप्लाई इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, तो लेवी समझ में आया, व्हाट इज ए लेवी, समझ में आने के एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई। समझ में मैं अभी नहीं बोलूंगा, वो तो अपन बाद में जब डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरा एक चैप्टर है लेवी के ऊपर, तब जाके उसकी इंट्रिकेसीज आपको समझ में आएंगी। अभी एक आउटलाइन, सप्लाई वर्ड समझ में आया, आउटलाइन, वेरी गुड। तो ये सब पुराने जो वर्ड से उसको हटा के क्या वर्ड डाल दिया, सप्लाई, मेजर चेंज। तो ये अपन पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, व्हाट इज सप्लाई। अब सप्लाई में क्या क्या स्टडी करना है, तो पहले तो सप्लाई होता क्या है, व्हाट इज सप्लाई। ठीक है, इवेंट ऑफ टैक्सेशन क्या है, सप्लाई किसको कहेंगे। फिर अपन स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई जो है ये क्यों स्टडी करना है, वक्त को क्यों स्टडी करते हैं, कि ड्यूटी भरने की लायबिलिटी कब अराइज होगी। भाई मुझे टैक्स जून में भरना है कि जुलाई में भरना है कि अगस्त में भरना है कि सितंबर में भरना है, कब भरना है, ये तो मालूम होना चाहिए ना। सप्लाई हुआ यानी लेवी ऑफ टैक्स हो गया। अब लेवी हो गया तो मेरे को पता होना चाहिए भाई मेरे को कब टैक्स भरना है, अगस्त में भरूं कि सितंबर में कि कब भरूं। तो उसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई होता है। टाइम ऑफ सप्लाई का पूरा चैप्टर है, हम स्टडी करेंगे। वो अपने को ये बताएगा कि सप्लाई का दिन ये है, ये वक्त है जब सप्लाई हुआ। तो उस वक्त को देखते हुए, जैसे 13 अगस्त को सप्लाई हुआ,
यानी मेरी लाइबिलिटी जो है वो अगस्त महीने की है, अगस्त महीने में फिर मुझे उसका टैक्स का पेमेंट करना है। पेमेंट के ड्यू डेट्स फिर यहां पे आएंगे पेमेंट। तो ये लॉ है, फिर ये प्रोसीजर होता है। तो लॉ में देखेंगे कि भैया इस दिन लाइबिलिटी अराइज हो गई है, तो पेमेंट फिर अपने को प्रोसीजर बताएगा कि ठीक है, अगर यहां पे लाइबिलिटी अराइज हुई है तो आपको इतने दिन में उसका पेमेंट करने का है। ठीक है, फिर हम देखेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई, जगह, वक्त और जगह, ये दोनों बड़ी काम की चीजें होती है। तुम कहोगे मुझे प्यार हो गया है, तो कोई पूछेगा अरे कब हुआ, दोस्त पूछता है ना कब हुआ बे, कब हुआ? अरे वो उस दिन शाम का वक्त था, मैंने उसको देखा, हवा चल रही थी, उसके बाल उड़ रहे थे, बस फिर क्या था, हो गया। अच्छा, कहां थे, कहां बाल उड़ रहे थे? अरे वो गोवा के बीच पे। तो देखो वक्त और जगह दोनों काम की चीज होती है ना। और देखो मेरी बात याद रखो, ये हमेशा याद रखना है, ये आज तो लॉ में बताऊंगा मैं, लेकिन जब भी तुमको प्यार होगा, फिर शादी वादी होंगी, जो भी होगा, उसके 10-15 साल बाद तुम्हारी वाइफ पूछेंगी, अब तुमको याद है तुम मुझे पहली बार कब मिले थे, और तुम भूल गए होंगे। ऑलवेज बॉयज ऑलवेज फॉरगेट दीज थिंग्स। फिर तुम भूल गए तो वो कब मिले थे यार, कब फंसा था मैं, साला मैं आई मीन तुझसे कब मिला था, कब साला ये प्यार हो गया था, मुझे याद नहीं है। तो बस इतने जूते खाओगे कि जिसकी कोई याद नहीं है, भूल गए, मतलब कुछ दिन में मेरे को भूल जाओगे। तो इसलिए ये बातें बहुत ध्यान रखना, वक्त और जगह सिर्फ टैक्स में नहीं, पूरी जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती है, सब जगह ये दो बातें बहुत जरूरी होती है, याद रखना। तो खैर टैक्स में भी अपन याद रखेंगे वक्त और जगह। ओके, जोक्स अपार्ट, वक्त और जगह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जगह क्यों इंपॉर्टेंट? मैंने बताया आपको टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है, टू डिसाइड व्हेन द ड्यूटी इज पेएबल। टैक्स कब पेएबल है, कब, वो टाइम बताएगा। प्लेस ये बताएगा कि आपको टैक्स महाराष्ट्र में भरना है कि गुजरात में भरना है कि तमिलनाडु में, कौन से स्टेट में आप टैक्स पे करेंगे। और ये टैक्स क्या होते हैं मैं भी आपको बताऊंगा आगे। सेंट्रल टैक्स भी है और स्टेट टैक्स भी है इसमें, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, और एक होता है आईजीएसटी। वो बातों पे मैं आऊंगा। तो वहां ये प्लेस जो है वो अपने को बताएगा कि आपको टैक्स कौन से स्टेट में पे करने का है, या हो सकता है कि पे ही नहीं करने का, क्योंकि प्लेस इंडिया के बाहर है। इंडिया के बाहर हो गया यानी टैक्सेबल टेरिटरी के बाहर, तो फिर टैक्स लगेगा ही नहीं। तो प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले तो ये हमको बताएगा कि इंडिया में है क्या या इंडिया के बाहर है। अगर इंडिया के बाहर है प्लेस ऑफ सप्लाई, तो टैक्स का पेमेंट ही नहीं करने का। इंडिया में है तो टैक्स भरना है। अब इंडिया में है टैक्स भरना है, तो फिर सवाल आया कि कौन से स्टेट में हुआ, वो निकालेंगे अपन, कौन से स्टेट में सप्लाई हुआ, फिर उस स्टेट्स के हिसाब से आपको टैक्स का पेमेंट करने का है। ठीक है, सो व्हाट इज सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सब लेवी के अंदर आएगा। अगर ये सब बराबर है तो आपको लेवी होगा, नाउ यू हैव टू पे द टैक्स। फिर टैक्स भरेंगे तो सवाल आएगा कि असेसमेंट, तो पहले लेवी होता है फिर असेसमेंट होता है। टैक्सेशन लॉज के अंदर तीन चीजें होती है, लेवी, असेसमेंट, कलेक्शन। असेसमेंट के लिए अपने को चाहिए वैल्यू चाहिए एंड रेट ऑफ टैक्स चाहिए। वैल्यू चाहिए और रेट चाहिए, दो चीज अगर अपने को मालूम है तो टैक्स अपन निकाल सकते हैं। तो जीएसटी के अंदर अभी जो टैक्स आया है, अभी हम क्या है कि इनिशियल स्टेजेस में है, कम से कम 3 साल मैं तो मानता हूं कोई भी, क्योंकि इतना भारी लॉ है, इतने सारे चेंजेस हो गए, कंप्लीटली न्यू लॉ, तो उसको सेटल डाउन होने के लिए कम से कम अपने को 3 साल चाहिए, तब जाके सब स्ट्रीमलाइन होगा। अभी तो सिर्फ कुछ महीने हुए हैं, जब 3 साल हो जाएंगे तब हम कहेंगे कि नाउ दिस लॉ हैज गॉट अ स्ट्रक्चर, अ लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर। अभी तो क्या है कि नया लॉ है, बहुत सारी चीज को हम बना देता है, फिर प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम अमेंडमेंट करते हैं, फिर अमेंडमेंट होगा, फिर अमेंडमेंट होगा, फिर अमेंडमेंट, ऐसे कर करके एक फिर स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रक्चर बनेगा। तो मैं कहता हूं 3 साल आप रुको, फिर आपको समझ में आएगा कि ये लॉ एक्चुअल में कहां जाके फिट होता है और कैसे फिट होता है। खैर, तो मैं कह रहा था कि असेसमेंट,
तो यहां जो मेथड है चार्जिंग का जीएसटी के अंदर अभी, वो है एड वेलोरम। एड वेलोरम यानी कि बेस्ड अपॉन द वैल्यू ऑफ द गुड्स और सर्विस, वैल्यू के ऊपर है। किसके ऊपर है? वैल्यू के ऊपर। तो उसको एड वेलोरम टैक्स भी कहा जा सकता है, एड वेलोरम। ओके, तो वैल्यू का पूरा चैप्टर अपन स्टडी करेंगे कि वैल्यू कैसे निकालना पड़ता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गुड्स और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सर्विस, क्या एडिशंस, क्या डिडक्शंस, क्या होगा क्या नहीं, डिस्काउंट माइनस होगा कि नहीं, क्या ऐड करना है, एडिशनल कंसिडरेशन लिया तो ऐड करेंगे कि नहीं, ये सब बातें अपन स्टडी करेंगे इन दी वैल्यू चैप्टर। फिर रेट ऑफ टैक्स अपन देखेंगे। तो रेट ऑफ टैक्स के शेड्यूल होते हैं, इसके शेड्यूल्स होते हैं, जिसमें और दोनों के शेड्यूल्स अलग अलग है, गुड्स के अलग है और सर्विस के अलग है। सर्विस के शेड्यूल तो मैंने दिए हैं नोट्स में, जो अपन स्टडी भी करेंगे क्योंकि छोटे होते हैं। गुड्स का जो शेड्यूल है इट रन्स इनटू ऑलमोस्ट 500 पेजेस तो उसको डिटेल में जाके एक गुड्स को स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, तो वो अपन छोड़ देंगे। बट देयर इज अ शेड्यूल, इतना याद रखो आप। रेट्स के शेड्यूल्स होते हैं, उसमें रेट्स दिए होते हैं, आपका गुड्स डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा और उसका रेट क्या है वो दिया रहेगा, तो वो अपन स्टडी करेंगे। सर्विसेज के तो देख लेंगे, गुड्स के कितने रेट्स है वो अपन देख लेंगे, 5%, 10% ऐसे देख लेंगे। लेकिन एक एक गुड्स को क्या क्या लगता है, नमक को कितना और मिर्ची को कितना और ये कितना वो कितना पूछोगे तो दैट इज डिफिकल्ट। उसके लिए अपने को शेड्यूल स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, वैल्यू एंड रेट। फिर इसी के अंदर एक कॉम्पोजिशन स्कीम भी आती है। कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या रहता है कि नॉर्मल वैल्यू अगर निकालना पॉसिबल नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो कस्टमर से चार्ज करते हैं वो एक ग्रॉस अमाउंट रहता है, लेकिन वो हमारे सर्विस का वैल्यू नहीं है। जैसे कि एग्जांपल कि मैं मनी एक्सचेंज का काम करता हूं, पैसे करेंसी एक्सचेंज, डॉलर को रुपी, रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करने का काम। तो आप मेरे पास $100 लेके आए और $100 के मैंने आपको रुपी कन्वर्ट करके दे दिया। 70 रुपए आजकल चल रहा है, तो $100 का 7,000 रुपए मैंने आपको दे दिया। तो आप मेरे को $70 देंगे, 70, और मैं आपको 7,000 रुपए दे दूंगा। तो क्या ये 7,000 रुपए पे टैक्स निकालेंगे? क्या ये मेरा वैल्यू ऑफ सर्विस है? नहीं, ये तो मनी जो आप लाए थे उसका एक्सचेंज करके दिया मैंने आपको। तो मेरा सर्विस का फी क्या है? मेरा सर्विस का फी तो वो है जो ये दोनों में डिफरेंस होगा। जो मेरी कमाई कितनी है वो तो कम है, वो तो उसमें 100-200 रुपए होंगी मेरा कमीशन, तो टैक्स तो उस पर लगना चाहिए ना। तो अगर ये कमीशन अपने को मालूम है तो अपन नॉर्मल टैक्स निकाल लेंगे, कमीशन इनटू रेट ऑफ टैक्स। लेकिन कभी कभी ये मालूम नहीं रहता, पता नहीं रहता कि इसमें हमारी कमाई कितनी है। तो फिर वहां पे ऐसे जब सिचुएशंस आते हैं तो गवर्नमेंट कॉम्पोजिशन स्कीम्स वहां देता है, या उसको कंपाउंडेड लेवी भी कहते हैं। तो एक कॉम्पोजिशन स्कीम हो जाता है, और एक मैं आपको और बताता हूं, कंपाउंडेड लेवी। तो दोनों में भी डिफरेंस है, मैं आपको समझाता हूं। कंपाउंडेड लेवी यानी डीम्ड वैल्यूएशन। तो यहां पर गवर्नमेंट कहता है कि हम एक डीम्ड वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे आपने इतना सारा पैसा एक्सचेंज किया तो, और आपको कमीशन मालूम नहीं है, तो आप एक काम करो कि फलाना फलाना परसेंटेज ले लो, इतना परसेंट ले लो ऑफ द टोटल मनी विच यू हैव एक्सचेंज्ड। मान लो एक एग्जांपल के लिए 1% ले लो। तो अगर मैंने 10 लाख रुपए कन्वर्ट किए, 10 लाख का 1% मेरा वैल्यू मान लिया जाएगा, उस पर मेरे को टैक्स लग जाएगा। तो उसको कंपाउंडेड लेवी स्कीम्स कहते हैं, वो अपन स्टडी करेंगे। फिर कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या होता है कि छोटे डीलर्स जो रहते हैं, स्मॉल डीलर्स, जिनका टर्नओवर एक अमाउंट से कम रहता है साल भर में, ये अमाउंट को हमें चेंज करते रहता है टाइम टू टाइम, 50 लाख, 75 लाख, 1 करोड़, तो उससे अगर कम अपना टर्नओवर है तो अपने को कॉम्पोजिशन स्कीम मिलती है। कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या होता है कि एक सस्ते रेट से, या सस्ता नहीं, मैं क्या, सस्ता इज अ रॉन्ग वर्ड, कम रेट, लेसर रेट रहता है, उससे गवर्नमेंट कहता है कि आप फुल प्राइस पे टैक्स पे कर दो, फुल वैल्यू के ऊपर आप टैक्स भर दो। तो उसको एक कॉम्पोजिशन स्कीम्स भी कहते हैं। तो ये भी अपन स्टडी करेंगे। एट अ लेसर रेट, विदाउट ITC,
ऐसे लिख दो, विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट, क्योंकि वरना तो वैल्यू एडेड टैक्स है ना, जीएसटी इज वैल्यू एडेड टैक्स। इस पे मैं आपको बताता हूं अभी इसके बाद व्हाट इज वैल्यू एडेड टैक्स। तो खैर, लेकिन असेसमेंट में इतने टॉपिक्स हमने को पढ़ना है इसलिए मैंने लिख दिया। नॉर्मल वैल्यूएशन पढ़ेंगे, रेट ऑफ टैक्स देखेंगे, फिर कंपाउंडेड लेवी यानी कि डीम्ड वैल्यूएशन मेथड्स देखेंगे, फिर कॉम्पोजिशन स्कीम्स देखेंगे, क्या होती है, किसको लगती है, कौन इसमें बेनिफिट ले सकता है। तो ये असेसमेंट के सारे पार्ट्स आएंगे। फिर कलेक्शन जो वर्ड है, तीन चीज होती है, लेवी, असेसमेंट, कलेक्शन। लॉ के तीन हिस्से होते हैं, लेवी, असेसमेंट, कलेक्शन। तो कलेक्शन फिर वो पेमेंट होता है जो मैंने वहां लिखा प्रोसीजरल पार्ट में, किस तरह से आप भरेंगे। और अगर आप टाइम पे नहीं भरते तो गवर्नमेंट इंटरेस्ट वगैरह कैसे लगाएगा, डिले करते हैं तो इंटरेस्ट लगता है, पेनल्टीज लगती है, तो वो फिर सब कलेक्शन के अंदर आता है। कलेक्शन में वो सारी चीजें आती है, पेमेंट ऑफ टैक्स, रिकवरी ऑफ टैक्स, यानी आप खुद नहीं भरेंगे तो गवर्नमेंट किस तरह से आपसे रिकवर करेगा, इंटरेस्ट ऑन डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स, देन पेनल्टीज फॉर वायलेशंस करोगे तो उसमें पेनल्टीज वगैरह लगेगी। इसमें फिर टीडीएस, टीसीएस भी है, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन एट सोर्स भी होता है। कहां क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। तो ये सब टॉपिक्स अपन उसमें पढ़ेंगे। तो समझ में आए क्या क्या पढ़ना है, इतनी सारी चीज अपने को पढ़ने की है। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है। फिर और कुछ लॉजिक्स अपन क्लियर कर लेते हैं बिफोर वी स्टार्ट। कुछ लॉजिक्स है, बेसिक लॉजिक्स, वो मालूम होना चाहिए। पहला सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक ये मालूम होना चाहिए कि जीएसटी इज ऑन सप्लाई, सप्लाई के ऊपर है, सप्लाई करोगे तो टैक्स लगेगा, ऑफ गुड्स प्लस सर्विसेज। यानी सिर्फ गुड्स में सप्लाई करूं तो उसके ऊपर भी है, सिर्फ सर्विसेज दूं उसके ऊपर भी है, और अगर दोनों भी दूं एक साथ तो उसके ऊपर भी है। So it is on goods as well as services. So you can say goods or service या goods and service both. ठीक है, ये तो सिंपल पॉइंट। दूसरा, जीएसटी इज ऑन वैल्यू एडिशन। अब ये देखो, ये थोड़ा सा हट के पॉइंट बताता हूं, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉजिक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है। इनडायरेक्ट टैक्स का ये अगर नहीं समझ में आया तो आगे कुछ भी नहीं समझ में आने वाला, यू विल बी जीरो ऑल टुगेदर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लो। जीएसटी इज ऑन वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन का मतलब क्या है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, जीएसटी इज ऑन वैल्यू। मैंने वैल्यू एडिशन बोला था क्या? नहीं, वैल्यू बोला था। तो होता क्या है, देखो इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक मैं आपको समझा दूं। ये एक पर्सन है, सप्लाई का मतलब देना, तो वो कोई चीज आगे किसी को देता है तो उसको कहते हैं सप्लाई। लेकिन ये सप्लाई जो करेगा तो कहीं से लाएगा तभी तो आगे सप्लाई करेगा ना। फर्स्ट ही हैज टू ब्रिंग समथिंग एंड देन ही विल बी एबल टू सप्लाई, है ना। अनलेस के सर्विस में, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो हो सकता है कि मेरे कोई चीज मैं कहीं से लाया नहीं हूं, मेरे दिमाग में चीजें हैं, मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, हो सकता है। So this is the first person who is supplying something. लेकिन गुड्स के केस में कहीं ना कहीं से तो आता ही। इवन इफ यू टॉक अबाउट अ मैन्युफैक्चरर, रॉ मटेरियल तो लाएगा ना, तभी तो गुड्स बनाएगा। एक ही आदमी है जो फर्स्ट पर्सन होता है, वो है माइन वाला। माइन वाला जो माइन से गुड्स को निकालेगा पहली बार और सप्लाई करेगा। सो ही विल बी द फर्स्ट सप्लायर, जिसके लिए कोई इनपुट्स नहीं है, वो कहीं से कोई ला नहीं रहा, वो सिर्फ सप्लाई कर रहा है, तो उसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन इन द चेन। इसको चेन कहूंगा मैं। सो ही इज द फर्स्ट
पर्सन इन द चेन जिसके पास कुछ कहीं से आ नहीं रहा। लेकिन ये बहुत ही कम लोग होते हैं। आप पूरे अगर इंडिया में सर्च कर लो तो ऐसा हार्डली कोई लोग होंगे जिसके पास कुछ आ नहीं रहा। मैं तो कहता हूँ माइनर्स भी जो है ना, माइन जो काम करते हैं, माइनर्स है बच्चे नहीं, माइन जो काम माइन वाला, उसके पास भी कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है। मशीनरी तो ला ही रहा है ना, कैपिटल गुड्स मशीनरीज तो आ ही रहे, और माइन के लिए इनपुट्स भी आते ही है, बहुत सारे इनपुट्स भी लगते ही है माइन से निकालने के लिए चीजों को, आयरन या जो भी है, तो कुछ ना कुछ तो लगता ही है उनको इनपुट। ऐसा हार्डली कोई होगा जिसको कोई इनपुट नहीं लगता कभी। बट स्टिल फ्रॉम थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू हमने लिख दिया कि फर्स्ट पर्सन ऑफ द चेन कौन होगा, जिसके लिए कोई इनपुट्स नहीं है, देयर आर नो इनपुट्स बट ही हैज आउटपुट। तो जो आप सप्लाई करते हैं उसको अपन आउटपुट बोलेंगे, ठीक है, आउटपुट गुड्स और आउटपुट सर्विस ऐसे केस में भी। तो ये सप्लाई कर रहा है किसको, सेकेंड पर्सन को सप्लाई। तो सेकेंड पर्सन के लिए ये क्या हो गया, इनपुट। इसका आउटपुट सेकेंड के लिए इनपुट हो गया, तो इसके लिए इनपुट बना। फिर ये इनपुट्स को या तो एज सच, अगर ये ट्रेडर है तो ये खरीद के लाएगा और आगे बेच देगा, ही विल नॉट डू एनी प्रोसेसिंग इन दैट, विल जस्ट ब्रिंग इट एंड सेल इट, लाया बेचा, ट्रेडर। लेकिन अगर ये मैन्युफैक्चरर है तो इनपुट लाएगा, यानी उसके लिए रॉ मटेरियल बनेगा, फिर उससे वो कोई फिनिश गुड्स बनाएगा, फिनिश गुड्स बनाने के बाद उसको बेचेगा, यानी ही विल डू सम प्रोसेसिंग एंड देन ही विल सेल। तो डिपेंड करता है कि पर्सन कौन है। ट्रेडर है तो जैसा गुड्स आएगा वैसे आगे बेच देगा, और अगर ये मैन्युफैक्चरर है तो उसको प्रोसेस करके कोई नई चीज बनाएगा फिर आगे बेचेगा। तो ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी हो सकता है, ही कैन बी अ ट्रेडर, ही कैन बी अ मैन्युफैक्चरर, जीएसटी दोनों को लगता है। तो इनपुट आया, फिर वो सप्लाई करेगा, वो सप्लाई करेगा थर्ड को, एंड देन इट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन अंटिल इट रीचेस द कंज्यूमर। फाइनल में कौन आता है, कंज्यूमर आता है। कंज्यूमर इज द लास्ट पर्सन हु टेक्स इनपुट एंड देन इट इज द एंड, फिर वो खत्म हो जाता है, क्योंकि आगे किसी को नहीं बेचने वाला ना, ही इज द कंज्यूमर, ही इज गोइंग टू कंज्यूम द थिंग। तो ये इसको बोलते हैं हम चेन, ठीक है, या कड़ी, लिंक। यहां तक समझ में। अब इसमें इंपॉर्टेंट बातें अपन स्टडी करते हैं। यह आदमी फर्स्ट पर्सन है जिसका कोई इनपुट नहीं है, नो परचेजेस बट देयर इज ओनली सेल या सप्लाई। सेकेंड पर्सन है जिसका इनपुट भी है, सप्लाई भी आगे, फिर थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, फिफ्थ पर्सन। चेन में हजारों लोग आ सकते हैं जो ला रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, ला रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, ला रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, और फिर एक आएगा आखिरी इंसान, कंज्यूमर, जिसके पास जाकर ये चेन खत्म हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है, द एंड ऑफ द चेन स्टॉप्स। वो कंज्यूम कर लेगा गुड्स को, फिनिश, वो अब आगे किसी को सप्लाई नहीं करेगा। तो फर्स्ट पर्सन से लेके लास्ट पर्सन तक ये चेन चलती है। अब ये चेन में टैक्स कैसे लगेगा वो समझो। तो इसका तो कोई इनपुट नहीं था। अब ये आदमी जो है फर्स्ट पर्सन, ये मान लो कि सप्लाई कर रहा है कोई चीज को एट वैल्यू, मैं वैल्यूज लिखता हूं, 200 रुपए में सप्लाई किया। तो ये सेकेंड पर्सन के लिए इनपुट बना, 200 रुपए इसका इनपुट। उसने आगे 500 रुपए में सप्लाई किया थर्ड पर्सन को। थर्ड पर्सन के लिए मान लो इनपुट बना 500 रुपए, उसने आगे सप्लाई किया 1000 रुपए में, और वो गया फिर कंज्यूमर के पास, इट रीचेस द कंज्यूमर। ओके, ये हो गया वैल्यूज, वैल्यू एडिशन। अब देखो ये आदमी पहली बार उसने कोई चीज बनाई और 200 रुपए में बेचा, तो इस आदमी का वैल्यू एडिशन जो है वो पूरा 200 रुपए माना जाएगा, बिकॉज उसका इनपुट कॉस्ट तो जीरो है, इनपुट कॉस्ट आर जीरो। तो जीरो से उसने 200 रुपए में कोई चीज को बेचा आगे, तो ये जो डिफरेंस है इसको हम कहते हैं वैल्यू एडिशन। तो पहले आदमी का वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 200 रुपए। दूसरे आदमी का वैल्यू एडिशन कितना हुआ, उससे 200 में कोई चीज खरीदी और आगे 500 में बेची, तो उसका जो वैल्यू एडिशन है, यानी वैल्यू को इंक्रीज करना, इज कॉल्ड एज वैल्यू एडिशन।
जो 200 की चीज लाई थी उसको आगे 500 में बेच रहे, तो 300 रुपए का हमने वैल्यू एडिशन कर दिया, विच मे बी आर एक्सपेंसेस एंड आर प्रॉफिट. वैल्यू एडिशन इज एडिशन ऑफ टू थिंग्स या एग्रीगेशन ऑफ टू थिंग्स, एक्सपेंसेस एंड प्रॉफिट्स. तो इसका वैल्यू एडिशन 300 रुपए आ गया. फिर तीसरा आदमी है, उसने 500 का 1000 कर दिया, तो इसका वैल्यू एडिशन कितना है? 500 रुपए. एंड देन इट रीचेस द कंज्यूमर. तो 3 लोग थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों का वैल्यू एडिशन अपने को मालूम हो गया, 200, 300, 500. तो वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम जो होता है, वैट जिसको शॉर्ट में कहते हैं, तो जो पुराना एक्साइज था वो भी इसी सिस्टम पे था, सर्विस टैक्स भी और जो सेल्स टैक्स था, तीनों इसी सिस्टम पे रन करते थे, वैल्यू एडेड टैक्स. ये कहता है वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम जो है वो कहता है कि आप ये जो वैल्यू एडिशंस है इस पे टैक्स लगाओ. तो मान लो कि गवर्नमेंट ने टैक्स बोला है 10% से, मान के चलते कि गवर्नमेंट ने सेड दैट ओके यू हैव टू पे 10% टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन. तो पहला आदमी कितने रुपए पे टैक्स भरेगा? 200 रुपए पे कितना? 20 रुपए टैक्स भरेगा. दूसरा आदमी 30 रुपए का टैक्स भरेगा, 10% ऑफ 300. और जो तीसरा आदमी है वो भरेगा 10% ऑफ 500, दैट इज 50. तो इतना टैक्स वो गवर्नमेंट को पे कर देंगे. फिनिश. कोई क्रेडिट नहीं, कोई कुछ नहीं. दिस इज अ सिंपल वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम. आया समझे? यहां तक लिख लो. अपना जीएसटी इस पे नहीं चलता. हाँ, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. मैंने जीएसटी नहीं समझाया आपको, मैंने अभी वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम समझाया आपको. ओके, समझ में? एक्सेलेंट, लिख लिया, वेरी गुड. नाउ अगर अपने देश के सभी लोग, नागरिक, मित्रों, आप सब और मैं, अगर सही रास्ते पे चलने वाले लोग होते और प्रॉपरली अपने अपने टैक्स पे करते और कभी कोई वायलेशन ना करे, सब क्या बन जाए? संत महात्मा लोग बन जाए अगर हम सब, तो फिर गवर्नमेंट इतना सिंपल जीएसटी लगा सकता है कि जितना आपका वैल्यू एडिशन है, यानी जो आपके परचेज और सेल प्राइस का डिफरेंस है, उस पर आप टैक्स का पेमेंट कर दो. फिनिश. देखो, ना तो कोई क्रेडिट लेने की झंझट, कुछ भी नहीं. कितना सिंपल, कितना सिंपल हो जाएगा लॉ, और कितना सिंपल हो जाएगा आपका सीए बनना या सीएस बनना, अगर ये लोग इतना सिंपल कर दे. और ये लोग सिंपल कर सकते हैं गवर्नमेंट कब? जब आप और मैं टैक्स इवेजन को छोड़ दें और सही रास्ते पे आ जाए, सब अपना अपना टैक्स बिल्कुल सही कैलकुलेट करके अगर भरना चालू कर दे, तो गवर्नमेंट कैन मेक लॉ दिस सिंपल. लेकिन क्या आप लोग करेंगे ऐसा? अभी तो कितना भी बोलो हाँ सर करेंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी हो सकता है. ऐसा हम करते नहीं. ऐसे इंडिया में कभी किसी ने किया नहीं कि सही सही टैक्स भर दिया. तो प्रॉब्लम क्या है इस सिस्टम में? देखो, इस सिस्टम में प्रॉब्लम यह है कि मान लो कि ये पर्सन नंबर 1 अपना टैक्स बराबर भरे, 20 रुपए भर रहा है, ही पेज दिस 20 रिलीजियसली. लेकिन ये जो सेकेंड पर्सन है, ये घोटाला वाला आदमी है, ये टैक्स इवेडर है. ये बोलता है कि मैं नहीं भरता मेरा टैक्स. सो इफ ही डजंट पे दिस 30 रुपीज टैक्स, इसने ये टैक्स खा गया, नहीं भरा, ठीक है, तो गवर्नमेंट को इसका नुकसान हो गया 30 रुपए. तीसरा पर्सन ये बोलेगा कि मैंने परचेज 500 में किया, मेरा सेल प्राइस 1000 है, मेरा वैल्यू एडिशन 500 है, मैं 500 रुपए पर 50 रुपए भरने को तैयार हूं. ही पेज 50 रुपीज रिलीजियसली, ही पेज 50. अब गवर्नमेंट को तो नुकसान हो गया ना, 30 रुपए का बीच में नुकसान हो गया. गवर्नमेंट बोलेगा यार ये 30 रुपए कहां से गया, तो इसको पकड़ेगा, इसको पूछेगा भैया ये परचेजिंग कहां से किया. वो बताएंगे देखिए साहब इनवॉइस है, राजकुमार एसोसिएट्स का इनवॉइस है मेरे पास, 500 रुपए में खरीद के लाया हूं, यह है राजकुमार एसोसिएट्स. तीसरे पर्सन ने बोला भैया इसका इनवॉइस है मेरे पास. जब गवर्नमेंट एड्रेस पे गया, जो इसके इनवॉइस में एड्रेस लिखा था राजकुमार एंटरप्राइजेस का,
वहां गए तो वहां कोई राजकुमार मिला ही नहीं, ना राज मिला, ना कुमार मिला, ना कोई मिला, नकली एड्रेस। अब पकड़े तो पकड़े किसको? फिर वापस तीसरे पर्सन के पास गए, बोले नहीं ये तुम्हारा बिल नकली है। उसने बोला मेरे को क्या मालूम भैया नकली है, मेरे पास तो बिल है, परचेज इनवॉइस है 500 रुपए का, मैंने तो परचेज किया था। अब वो भाग गया तो मेरी क्या गलती? सेलर अगर वहां से भाग गया है तो मेरी क्या गलती? हो यार, कोर्ट कहेगा तीसरे आदमी की गलती तो कुछ नहीं है, उसके पास तो बिल है। तो फिर ये सेकंड पर्सन को ढूंढो, सेकंड पर्सन मिलता नहीं, तो गवर्नमेंट को 30 रुपए का नुकसान हो जाता है। करेक्ट? इसलिए गवर्नमेंट ने ये प्योर वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम जो है उसको फॉलो नहीं किया है। सरकार कहती है, गवर्नमेंट कहता है कि ये सिस्टम को हम फॉलो नहीं कर सकते। तब तक नहीं कर सकते जब तक सब लोग ईमानदार ना हो जाए। तो फिर उन्होंने क्या सिस्टम निकाला? उन्होंने सिस्टम निकाला टैक्स क्रेडिट मेथड। तो जीएसटी जो है वो टैक्स क्रेडिट मेथड पे चलता है। तो टैक्स क्रेडिट मेथड क्या है? लेट्स सी, फिर से देखते हैं। ये ए था फर्स्ट पर्सन, फिर बी सेकेंड पर्सन, सी थर्ड पर्सन एंड देन द कंज्यूमर। ये हमारी चेन थी, बराबर है, जिसमें ए ने कोई परचेसिंग नहीं किया था, उसने सीधा सेल किया। कितने में सेल किया? उसका सेल कितने में हुआ? 200 रुपए में। तो इसको 200 रुपए पे अपन टैक्स लगा देंगे। अच्छा ठहर जाओ, फिर बी ने कितने में सेल किया था? बी का सेल प्राइस था 500 रुपए, सी ने लाने के बाद सेल प्राइस किया 1000 रुपए पे। करेक्ट? फिर वो कंज्यूमर को चले गया। ये तीनों के सेल प्राइस थे 200, 500, 1000, बराबर है। वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे कि हम एक एक का वैल्यू एडिशन निकाल के उस पर टैक्स नहीं लगाएंगे, अपन टैक्स निकालेंगे पूरे सेल प्राइस पे, फुल सेल प्राइस पे टैक्स निकालेंगे। तो इधर जीएसटी टैक्स अपन निकालेंगे पूरे 200 रुपए पे, 10% से आएगा 20। दूसरे आदमी का जीएसटी ऑन सेल आ जाएगा 50 और तीसरे आदमी का जीएसटी आ जाएगा 100 रुपए। करेक्ट? पूरे सेल प्राइस पे निकालेंगे 10%। अगर 10% रेट लेके अपन चले तो 20, 50 और 100 रुपए आता है। लेकिन क्या पूरा पूरा भरेंगे क्या ये लोग? नहीं। पूरा भरेंगे तो फिर तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा ना, कैस्केडिंग इफेक्ट आ जाएगा। तो पूरा नहीं भरने का। इनको भरना कितना है? देखो, ये पहला आदमी है जो 20 रुपए जीएसटी लगा रहा है 200 रुपए के ऊपर, और उसने जो परचेजिंग किया है उसपे तो कोई टैक्स है ही नहीं, तो उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्रेडिट किसका मिलता है आपको समझ में आएगा। अभी उसमें लिख दो आईटीसी नील। आईटीसी का मतलब है इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसका नील है। सो ही हैज टू पे फुल 20 रुपीज। इसको पूरा 20 रुपए गवर्नमेंट को देने का है। लेकिन जो दूसरा आदमी है चेन में, देखो बी, अब यहां समझ में आएगा टैक्स क्रेडिट क्या होता है। जो दूसरा आदमी है, देखो क्या हुआ, इस आदमी का सेल प्राइस है 500, लेकिन इसने परचेजिंग करके ये वाला लाया था, ये गुड्स उसने परचेज करके लाया था। तो जब ये परचेज करके लाया था तो ये 20 रुपए का जो टैक्स लग करके इसके पास आया, ये लग के आएगा 20 रुपए का टैक्स लग के आएगा। वो 20 रुपए का ये क्रेडिट लेता है, उसको आईटीसी कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये इसके लिए इनपुट बना, ए का सेल बी के लिए इनपुट है, तो इस इनपुट पे कितना टैक्स लग के आया? 20 रुपए लग के आया। तो ये 20 रुपए का क्रेडिट लेगा। अब एक बात और समझ लो आप, अगर ना समझ में आए तो मैं थोड़ा सा चेंज करके लिखता हूं, तो इसी में आपको समझ में आ जाएगा। और एक बात कि देखो, ये सेल प्राइस इसका 200 है, जीएसटी जो गवर्नमेंट ने लगाया 20 रुपए उस पर ऐड करता है, तो इसका जो इनवॉइस प्राइस है, इनवॉइस प्राइस है जिस प्राइस पे ये गुड्स बी को बेचेगा, वो आएगा 220 रुपए। इनवॉइस प्राइस 220 रुपीज आएगा। और जीएसटी पेएबल जब हम निकालेंगे कितना जीएसटी तुम गवर्नमेंट को भरोगे, तो जीएसटी पेएबल आएगा जीएसटी
on supply, that is 20, less GST on input. तो इसी को अपन ITC कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी कहते हैं इसको। लेकिन इसका तो कोई इनपुट पे टैक्स लग के आया नहीं है, वो नील है, इसलिए कितना पे करेगा, ये पूरा 20 रुपीज पे करेगा। ही विल पे 20 रुपीज टू द गवर्नमेंट। लेकिन अब समझ में आएगा। देखो बी ने कितने में परचेज किया, 220 में, 220 में इसने परचेज किया, परचेसिंग प्राइस उसका 220 है, जिसमें 20 रुपीज का जीएसटी भी है। सो ही इज गोइंग टू पे 220 टू ए, ये 220 रुपए ए को देगा, 200 रुपए रॉ मटेरियल कॉस्ट रिकॉर्ड करेगा, और ये 20 रुपए जो है इसकी अलग एंट्री पास करेगा, जीएसटी क्रेडिट टेकन, आईटीसी टेकन, अलग से रिकॉर्ड होगा 20 रुपए, और वो 20 रुपए अब ये आउटपुट की लायबिलिटी में से माइनस करके गवर्नमेंट को पे करेगा। तो कैसे, देखो अब पहले जीएसटी लगाएंगे 50 बिल में, और ये पूरा 50 रुपए लगा करके उसका इनवॉइस प्राइस क्या बन जाएगा, 550। यानी वो अपने कस्टमर से सी से कितना पैसा लेगा, 550, यानी कस्टमर से कितना जीएसटी लिया उसने, 550 लिया, तो उसमें जीएसटी 50 है, तो सी से 50 रुपए बी के पास आ गए। लेकिन उसमें से 20 रुपए तो उसने ए को दिया था ना, वो माइनस हो जाएगा। तो देखो जीएसटी पेएबल कैसे निकालेंगे, जीएसटी ऑन सप्लाई विल बी 50 लेस जीएसटी ऑन परचेजेस, ये इसके लिए इनपुट है, तो जीएसटी ऑन इनपुट कितना है, 20, तो वो 20 यहां माइनस हो जाएगा। एंड ही विल पे हाउ मच, 30 टू दी गवर्नमेंट, 30 रुपए गवर्नमेंट को देगा। आ रहा है समझ में? तो ये जो जीएसटी यहां पे लगा है और ये लगकर इसको मिला है इनवॉइस, तो ये इनवॉइस में जो जीएसटी है उसका क्रेडिट ले लेगा, ये आईटीसी है, क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये 20 कहां से आया, ये 20 इधर से आया, दिस 20 becomes credit here, so he deducts from his output tax and pays the difference. Similarly ये तीसरा आदमी क्या करेगा, जीएसटी 100 रुपए लगाकर कस्टमर को कितने में देगा, 1100 में, ये इसका इनवॉइस प्राइस हो गया 1100, कस्टमर से 100 रुपए ले लिए, 100 रुपए जो कस्टमर से लिए उसमें से ये इनपुट पे जो 50 रुपए लग के आए थे उसका आईटीसी लेकर के माइनस कर देगा, और डिफरेंस वो गवर्नमेंट को पे करेगा 50 रुपए। तो इसको टैक्स क्रेडिट मेथड कहते हैं, ठीक है। प्योर जीएसटी में क्या हो रहा था, अपन से वैल्यू एडिशन पे अपना टैक्स निकाल के गवर्नमेंट को भर रहे थे, उसमें कोई क्रेडिट वगैरह का कोई झंझट नहीं रहता, जो मैंने आपको इसके पहले समझाया, नो क्रेडिट नथिंग। लेकिन इसमें क्या है, क्रेडिट मेथड है। अब बताओ सिंपल कौन सा है, सिंपल तो पहले वाला था ना, जहां कोई क्रेडिट नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, अपना वैल्यू एडिशन निकालो, टैक्स भर दो, सिंपल। यहां कितना झंझट है। लेकिन उसमें क्या था, टैक्स इवेजन था, मैंने आपको बताया टैक्स इवेजन। अगर ये बीच वाला आदमी कहता है मैं टैक्स नहीं भरता 30 रुपए, तो वो गवर्नमेंट का नुकसान हो गया था, है ना। अब यहां देखो, अगर ये कहता है बी के मैं टैक्स नहीं भरूंगा, तो क्या होगा, लेट्स सी। बी कहता है मैं टैक्स नहीं भरूंगा, तो क्या गवर्नमेंट का 30 रुपए का नुकसान होता है कि नहीं होता, लेट्स सी। तो देखो अपन कहते हैं कि ये आदमी ये टैक्स भरेगा ही नहीं, तो अगर ये नहीं भरता और वो सेल कितने में कर देगा, 500 रुपए में सीधा माल बेच देगा सी को, तो सी क्या करेगा, देखो सी क्या करेगा कि ये 100 रुपए जो उसके कस्टमर से लिया, ही इज अ गुड मैन, ही कलेक्ट्स 100 रुपीज फ्रॉम दी कस्टमर। लेकिन अब ये 50 रुपए इधर पे ही नहीं हुआ है, ये 50 रुपए से लगा ही नहीं, तो इसके पास जो इनवॉइस आया होगा, बी का इनवॉइस जो सी के पास आया होगा, इसमें 50 रुपए दिखेगा नहीं, तो उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा, और ये क्रेडिट नहीं मिलेगा तो उसको गवर्नमेंट को कितना पैसा देना पड़ेगा, 100 रुपए। सो ही विल हैव टू पे 100 रुपीज टू द गवर्नमेंट। अब आप देखो गवर्नमेंट का फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। अब सब लोग अगर भर रहे, इफ नो वायोलेशन, तो ए से गवर्नमेंट को कितना पैसा मिला, 20 रुपए, बी से कितना मिला, 30 रुपए, सी से कितना मिला, 50 रुपए, टोटल पैसा गवर्नमेंट को मिला 100 रुपए।
नो वायोलेशन केस में सब भरते हैं बराबर से, तो 20, 30, 50 गवर्नमेंट को टोटल 100 रुपए कलेक्ट हुआ। वायोलेशन के केस में गवर्नमेंट को कितना पैसा मिला देखो, ए से तो 20 रुपए मिला, ये ऑनेस्ट मैन था, इसने तो पैसे भर दिए। बी ने चोरी की तो बी से मिला गवर्नमेंट को 0, लेकिन सी से कितना मिला, 100 रुपए। सी से गवर्नमेंट को 100 रुपए मिल गए, तो गवर्नमेंट का टोटल पैसा कितना मिला, 120। अब बताओ गवर्नमेंट का फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? तुम लोग अगर वायोलेशन करोगे, ये पूरा चेन जो है, चेन में अगर कोई भी पर्सन बीच में वायोलेशन करेगा तो गवर्नमेंट का कलेक्शन बढ़ता है, कम नहीं होता। उल्टा है। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ टैक्स क्रेडिट मेथड। क्रेडिट मेथड में क्या होता है कि क्रेडिट का सिस्टम जो है, इसने भरा तो इसको क्रेडिट मिलता, इसने भरा तो इसको क्रेडिट मिलता, तो ये भरना जरूरी है, तब ये क्रेडिट पास ऑन होता है। अगर ये नहीं भरेगा बीच वाला पर्सन, क्रेडिट पास ऑन नहीं होगा, तो उसको डबल टैक्स हो जाएगा। ही विल हैव टू पे 100 रुपीज अगेन फुल। और ये जो फर्स्ट पर्सन ने 20 रुपए भरा, उसका क्रेडिट तीसरे को नहीं देंगे, याद रखो। फर्स्ट पर्सन का क्रेडिट थर्ड पर्सन को नहीं मिलेगा, इसलिए वो 20 रुपए से ज्यादा टैक्स हो गया है। देखो, क्रेडिट पास ऑन होने के लिए चेन कंटिन्यूअस होनी चाहिए, ब्रेक नहीं आना चाहिए। ब्रेक आ गया तो उसके पहले का क्रेडिट ब्रेक हो गया। तो यहां ये 20, यहां देखो ये 20 का क्रेडिट इस पे गया और ये आगे कंटिन्यू हुआ, लेकिन अगर यहां बीच में नील आ गया, ब्रेक आ गया, तो फिर ये क्रेडिट लॉस हो जाता है। तो यहां पे देखो, मैं आपको एक और तरीके समझाता हूं। ये 50 रुपए जो क्रेडिट है ना, यहां ये 50 एक्चुअली क्या है, 20 + 30, ये दोनों का मिला के क्रेडिट इधर है। और वो तब मिलेगा जब ये आदमी भी टैक्स भरेगा। अगर ये आदमी भरेगा ही नहीं, तो इसका तो 30 रुपए नहीं गया, वो तो छोड़ो, ये 20 रुपए भी नहीं गया, इसलिए इसको पूरा 100 रुपीज वापस से भरना पड़ा। सो टोटल टैक्स इंक्रीजेस बाय 20 रुपीज। यानी ब्रेक के पहले का जो टैक्स भरा जा चुका है, वो बाद में दोबारा से भरना पड़ेगा, अगेन फुल अमाउंट। So this is the advantage of tax credit method, and therefore our GST, अपना जो GST बना है इस देश में, वो टैक्स क्रेडिट मेथड पे बना है एंड नॉट प्योर GST मेथड। तो वो जो पहले बताया मैंने, वो एडिशन मेथड कहते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन मेथड, उस पे हमारा टैक्स लॉ नहीं बना है। हमारा टैक्स लॉ जो है इंडिया में, it follows tax credit method. ओके, तब टैक्स क्रेडिट मेथड में क्या है कि बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स है, कॉम्प्लिकेशंस है, जो अपन स्टडी करेंगे। पहली बात तो ये कि ये पूरे डॉक्यूमेंटेशन जो है, ये पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन है और इसके जो रिटर्न्स है जिसे मैचिंग होता है, ये रिटर्न्स इसलिए इतने कॉम्प्लिकेटेड है। अभी जो आप सुनते होंगे ना, जीएसटी रिटर्न्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पहले 1 भरो, फिर 2 भरो, फिर ये करो, वो करो, बहुत कॉम्प्लिकेशंस है इसमें। ये सब समझाऊंगा मैं आपको, इसलिए ये बातों को समझा रहा हूं अभी। ये बातें अभी समझ में आएंगी तो वो रिटर्न्स में समझ में आएंगा बाद में। अगर ये अभी नहीं समझ में आ रहा तो वो रिटर्न्स में बहुत प्रॉब्लम पैदा हो जाएंगे आपको। तो जिन लोगों को रिटर्न्स नहीं समझ में आ रहे, वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि उनको ये जो नॉलेज है ये प्रॉपर नहीं है। तो ये बेस अगर क्लियर होगा तो आगे बहुत जल्दी आपको चीजें समझ में आएंगी। जीएसटी लॉ मेरे हिसाब से बहुत सिंपल है। जो प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं गुड एंड सिंपल टैक्स, वो एक्चुअल में सही बोलते हैं। बेस क्लियर होना चाहिए, जिसका बेस क्लियर है उसको बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो क्लियर हुआ? तो ये रिक्वायरमेंट्स क्या है रिटर्न के, कि ये आदमी जो है सेलर, ये पहले अपने रिटर्न्स भरता है और बताता है कि मैंने इतना इतना टैक्स इन लोगों से कलेक्ट किया है और भरा है गवर्नमेंट को। फिर ये अगर सही रिटर्न भरेगा तो इन लोगों को ऑटोमेटिकली ये क्रेडिट्स मिल जाएंगे और फिर ये क्रेडिट मिलके इनको सेट ऑफ मिलेगा, दे विल पे द डिफरेंस। और ये आदमी ने वायोलेशन की, ऐसे रिटर्न कुछ भरा ही नहीं, तो इधर का क्रेडिट उधर जाएगा नहीं, तो ये आदमी को पूरा पैसा वापस से भरना पड़ेगा। तो ये पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम में एक दूसरे से लिंक होता है।
ये आदमी का कितना भरा और किससे रिकवर किया, तो उसमें लिंक कैसे होता है कि ये आदमी का एक नंबर है रजिस्ट्रेशन नंबर, इस आदमी का भी रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो ये जो पर्सन है, ये बायर है, ये सेलर है। तो सेलर क्या करता है कि बायर का रजिस्ट्रेशन नंबर GSTIN जिसको कहते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ GST, वो अपने बिल में कोट करता है। तो जब ये डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर देगा सिस्टम में, कंप्यूटर सिस्टम में, तो ये आदमी को ऑटोमेटिक ये क्रेडिट पास ऑन हो जाएगा और उसको दिखेगा कि मेरे को कहां कहां से क्रेडिट मिला हुआ है सिस्टम के अंदर। तो ऑटोमेटिकली वो उसको सेट ऑफ मिल जाता है। और किसी ने भी अगर गड़बड़ की तो क्या होगा कि सामने वाले को क्रेडिट मिलेगा नहीं, तो ही विल हैव टू पे द टैक्स अगेन। तो इसमें गवर्नमेंट का नुकसान नहीं होता। क्लियर हुआ टैक्स क्रेडिट मेथड? वेरी गुड। सो दिस इज द मेथड दैट वी फॉलो फॉर लेवी ऑफ GST। ये बहुत बेसिक पॉइंट्स है, मगर एब्सोल्यूट क्लैरिटी आपको चाहिए। आगे और समझ में आएगा, बहुत सारी चीज मैं बताऊंगा आपको धीरे धीरे, लॉजिक्स पूरे बताऊंगा कंप्लीट। लॉ पार्ट में एब्सोल्यूट लॉजिक अपन स्टडी करेंगे, एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड का लॉजिक अपने को मालूम होना चाहिए और समझ में आना चाहिए। So by the time you will finish studying GST, you will be an expert of GST. ये मेरा आपसे वादा है। तो चलो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू GST एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स। अब ये फर्स्ट चैप्टर जो हम देखेंगे ये बहुत ही बेसिक है, इंट्रोडक्शन है। इसमें थोड़ा बोर भी होगा आपको शायद। कब जब आप ये सब बातें जानते होंगे तो आपको लगेगा अरे सर ये छोटी छोटी बातें बार बार क्यों बताते हैं। लेकिन जैसे मैं कहता हूं ना, कभी कभी बड़े बड़े खतरों से इंसान नहीं मरता, छोटे चीजों से मर जाता है। पहाड़ी में दब के कितने लोग मरते हैं? हार्डली कोई। लेकिन रास्ते के जो गड्ढे हैं उस पे गिर के हजारों लोग मर जाते हैं। सो इट इज ऑलवेज द स्मॉल थिंग्स विच किल्स अस इवन इन एग्जाम। याद रखना, छोटी छोटी चीजों से आप फेल होते हैं, बड़ी बड़े कॉन्सेप्ट पढ़ के जाते हैं, छोटी चीजों को जो मिस करता है वो एग्जाम में फेल हो जाता है। ये मेरा गुरु मंत्र है और सच्ची बात है। तो हर छोटी चीज पे भी ध्यान उतने ही देना है जो बड़ी चीजों पे आप देंगे। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। तो चलो इंट्रोडक्शन टू GST देखते हैं कि पुराना जो सिस्टम था, जिसका थोड़ा सा मैंने आइडिया आपको दिया, एक्साइज था, वैट था, और सेंट्रल और स्टेट पहले तो अलग अलग थे। सेंट्रल टैक्सेस अलग थे, स्टेट टैक्स अलग थे। ये सब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे हैं। तो सेंट्रल में आता था एक्साइज, सर्विस टैक्स वगैरह वगैरह। स्टेट में वैट आता था, वैल्यू एडेड टैक्स एंड सर्टेन अदर टैक्सेस। तो इतने सारे टैक्सेस थे, तो इसको कहते थे मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस। एक आदमी मैन्युफैक्चर करके बेचता है तो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर पहले टैक्स भरो, सेंट्रल एक्साइज, सेंट्रल गवर्नमेंट को भरो। फिर जब आप उसको बेचोगे तो उसमें वैट लगेगा, स्टेट गवर्नमेंट को भरो। फिर उनके लॉज अलग, सेंट्रल के अलग, सब अलग, ये अलग वो अलग। इतना कॉम्प्लिकेशन के साला इंसान बिजनेस करने पे ध्यान लगाए कि टैक्सेस को सॉर्ट आउट करने में ध्यान लगाए। कॉम्प्लिकेशंस बहुत थे। तो वो फर्स्ट पॉइंट, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस levied by the center and the state. This had led to a complex and conflicting indirect tax structure. और खास करके जो फॉरेनर्स इंडिया आते थे बिजनेस करने के लिए, अपने को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए। वी वांट फॉरेन कंपनीज टू सेट अप देयर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इन इंडिया। एप्पल भी देखो, एप्पल चाइना में सालों से है मैन्युफैक्चरिंग फोन्स, आईफोन्स, लेकिन इंडिया में नहीं था। बड़े बड़े अच्छे अच्छे कंपनीज इंडिया में एक्सपोर्ट तो करते थे, गुड्स एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन इंडिया में अगर उनको बोलो कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालो और यहां मैन्युफैक्चरिंग करो तो कोई नहीं आता था, just because of the complications of our taxation laws. One of the aspects, not the only one, one of them. Labor laws वगैरह भी है, बहुत सारे complications है इंडिया में। But one of the major complications was the taxation laws. So this had led to complex and conflicting structure, adding to multiple compliances and administrative costs. इसको भी सेल्स टैक्स के रिटर्न अलग भरो, एक्साइज के रिटर्न अलग भरो, सर्विस के रिटर्न अलग भरो,
सबके रिटर्न्स अलग अलग, अलग अलग डिपार्टमेंट को भरो, फिर वहां कंप्लेन वो बुलाएंगे कि भैया डॉक्यूमेंट दो, वो बुलाएंगे डॉक्यूमेंट दो, वो बुलाएंगे डॉक्यूमेंट दो। अरे पागल है क्या, साला बिजनेस करेंगे कि ये सब चीजें करते रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ते थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट 10-12 एम्प्लॉय करके रखने पड़ते थे सब काम करने के लिए। देयर वाज नो यूनिफॉर्मिटी इन टैक्स रेट्स, नो यूनिफॉर्मिटी इन टैक्स रेट्स एंड स्ट्रक्चर्स अक्रॉस स्टेट्स। इन स्टेट्स में जो सेल्स टैक्स था वो स्टेट का था, चलो एक्साइज सेंट्रल था, तो पूरे इंडिया में एक ही लॉ था, सेंट्रल एक्साइज एक्ट। लेकिन वैट की जब बात करें, सेल्स टैक्स की, हर स्टेट में अपने अपने लॉस थे, उनके अंदर भी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। जैसे अगर ये पेन की बात करें तो पेन पे एक स्टेट गवर्नमेंट 10% लगा रहा था, तो दूसरा 5%, तीसरे ने एग्जाम करके रखा था। किसी ने कोई स्कीम, किसी ने कोई स्कीम, किसी ने कोई स्कीम लगा के रखी थी, सब अलग अलग था। और अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग है और मैं पूरे इंडिया में सप्लाई करता हूं तो एक्साइज तो चलो एक भर दिया, लेकिन कहां कहां मैं सेल करता हूं तो हर स्टेट में मेरे को उसका लॉ जानने की जरूरत पड़ती थी। हर स्टेट में अलग अलग लॉयर को अपॉइंट करो, चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट करो, पागलपंती थी। देन देयर वाज कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस ड्यू टू टैक्स ऑन टैक्स, कैस्केडिंग इफेक्ट था। सेंट्रल एक्साइज के ऊपर सेल्स टैक्स लगता था, क्योंकि सेल्स टैक्स वालों ने बोला था भैया जो भी वैल्यू एडेड होके आएगा गुड्स उसके ऊपर अपन सेल्स टैक्स लगेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग हुआ, एक्साइज लगा, फिर सेल बाद में हुआ, तो सेल्स टैक्स लॉस में लिखा था कि एक्साइज ड्यूटी को ऐड करो और उसे ऐड करके जो टोटल आएगा उसके ऊपर सेल्स टैक्स भरो, टैक्स ऑन टैक्स। देन देयर वर टू मेनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन सीमलेस क्रेडिट अवेलेबल, क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता था। ठीक है, वैट सिस्टम थे, लेकिन स्टेट वैट में अगर आप दूसरे स्टेट से गुड्स परचेज करके लाते हो अपने स्टेट में तो उसका क्रेडिट नहीं दिया था उन्होंने। ये एक मेजर प्रॉब्लम था। देखो कैसे कि पुराने लॉज में, ओल्ड, ये एमपी है मध्य प्रदेश और ये आंध्र प्रदेश है एपी, तो एक यहां पे डीलर है, ये अगर एमपी से कोई गुड्स खरीद के लाया और ये इंटरस्टेट, तो इंटरस्टेट में लगता था तुम्हारा सेंट्रल सेल्स टैक्स, सीएसटी लगता था। तो सीएसटी अगर 100 रुपए लग के आया है, डीलर के पास से गुड्स आया है और डीलर फिर उसको लोकल बेचता है, लोकल सेल करता है, तो लोकल सेल में उसको कौन सा टैक्स लगेगा? एपी वैट लगेगा, आंध्र प्रदेश वैल्यू एडेड टैक्स लगेगा ना। तो एपी वैट पे कर रहा है और ये सीएसटी पे करके लाया है, तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट बोलती थी कि ये सीएसटी का क्रेडिट हम आपको नहीं देंगे, सेट ऑफ अलाउ नहीं करेंगे, नो सेट ऑफ। नो सेट ऑफ, हम आपको क्रेडिट नहीं देंगे, तो डबल टैक्सेशन हो गया। तो अपने ही स्टेट से परचेस करो, आप लोकल परचेस करो, लोकल सेल करो तो क्रेडिट देंगे, सेट ऑफ देंगे, लेकिन अगर आप बाहर से लेके आओगे तो सेट ऑफ नहीं देंगे। तो इससे क्या होता है कि बिजनेस इफेक्ट होता है, बिजनेस इफेक्ट होता है ना। जो एमपी से बेचारा बड़ा सप्लायर है और एक यहां का लोकल सप्लायर एपी का छोटा मोटा, तो ये एपी का आदमी डीलर क्या बोलेगा, मैं लोकल से खरीदता हूं क्योंकि मेरे को टैक्स का तो सेट ऑफ मिलेगा, मेरा टैक्स बर्डन कम होगा तो मेरा सेल प्राइस कम होगा ना। लेकिन अगर मैं बाहर से लाऊंगा तो उसका क्रेडिट नहीं मिलने की वजह से मेरा सेल प्राइस बढ़ेगा। सो ही वुड प्रिफर अ लोकल सप्लायर देन सप्लायर फ्रॉम आउट ऑफ स्टेट। तो बिजनेस में वांधे आ गए। ओपन इकोनॉमी अपनी, तो हमको ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए कि हम कहीं पे भी बिजनेस कर सके, लेकिन यहां तो वांधे आ गए, प्रॉब्लम्स पैदा हो गए बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट्स। तो ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम था। तो इससे क्या होता था कि बड़े इंडस्ट्रीज सेटअप करने में प्रॉब्लम पैदा होता था। अगर कोई भी एक पर्सन भी लो, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत बड़ी कंपनी है, वो बोलेंगे कि अगर हम एक स्टेट पे बहुत बड़ी फैक्ट्री डालेंगे और सब जगह सप्लाई करेंगे तो क्रेडिट्स में प्रॉब्लम आता है, वैट क्रेडिट नहीं मिलता बाकी स्टेट्स में लोगों को। इसलिए हम क्या करेंगे कि बड़ी कंपनी ना डाल करके हर स्टेट में एक एक छोटा छोटा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालेंगे लोकल सप्लाई करने के लिए। देखो बिजनेस कैसे अफेक्ट होता है, टैक्स की वजह से बिजनेस डिसीजंस कितने अफेक्ट होते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स थे, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थे।
जैसे लिखा है देयर वर टू मेनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन सीमलेस क्रेडिट अवेलेबल. क्रेडिट्स वर नॉट अवेलेबल सो इजीली. एक तो सेंट्रल स्टेट का तो डिफरेंस था ही. एक्साइज का क्रेडिट वैट में नहीं मिलता था, वैट का क्रेडिट एक्साइज में नहीं मिलता था, वो तो है ही. बल्कि वैट भी अलग अलग स्टेट्स है, तो अलग अलग स्टेट का क्रेडिट एक दूसरे स्टेट्स नहीं देते थे. भाई आपने आंध्र प्रदेश में पे करके लाए, मैं क्यों क्रेडिट दूं? एपी गवर्नमेंट बोलेगा कि आपने टैक्स एमपी में पे किया, मैं क्यों क्रेडिट दूं? उधर बिहार बोलेगा कि आप टैक्स दूसरे स्टेट में पे करके आए, हम क्यों क्रेडिट दें? सब ऐसे ही बोलेंगे. तो देखो एग्जाम्पल लिखा है, credit of excise duty and service tax paid at the stage of manufacture was not available to traders while paying state level taxes, that is VAT. Service tax और excise का credit VAT में नहीं मिलता था, and vice versa. Further, no credit of state taxes paid in one state could be availed in other states. कहा ना मैंने, एक स्टेट का VAT दूसरा स्टेट क्रेडिट अलाउ नहीं करता था. क्यों करेगा? सीधी सी बात है ना. देखो बहुत सिंपल सी बात है, तुमने जीएसटी की क्लास और कहीं लगा ली, इनडायरेक्ट टैक्स का क्लास और कहीं से ले लिया, 10,000 रुपए फीस भर दी, कुछ समझ में नहीं आया, पैसे वेस्ट हो गए. तुमको किसी ने बताया फारूक सर की क्लास लो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. तुम मेरे पास आए, आने के बाद कहा सर हमने आपका बहुत अच्छा नाम सुना है, हमको लेना है आपकी क्लास. मैंने बोला यार थैंक यू, ले लो. तुमने कहा सर एक प्रॉब्लम है. मैंने कहा अच्छा क्या प्रॉब्लम है बताओ. प्रॉब्लम ही नहीं है, कभी ले लो. नहीं नहीं सर वो नहीं, हम इनडायरेक्ट टैक्स एक टीचर के पास लगा चुके हैं, पापा से 10,000 रुपए लिए थे, चले गए वहां, वेस्ट हो गए. अब मैं पापा से किस नाम पे पैसे मांगू? मेरे पास पैसे नहीं. आप कुछ डिस्काउंट दे दो. अब बताओ मैं डिस्काउंट दूंगा क्या? इसलिए कि तुमने फीस और किसी टीचर को दी, इसलिए मैं डिस्काउंट दूं? पागल हूं क्या मैं? बिल्कुल डिस्काउंट नहीं दूंगा. ये ने समझाने के लिए बोल रहा हूं. तो मैं एक स्टेट पे क्यों कहूं, मैं क्यों डिस्काउंट दूं तुमको? क्योंकि तुमने दूसरे स्टेट को टैक्स भरा है, तो मैं क्यों डिस्काउंट दूं, मैं क्यों सेट ऑफ दूं? सीधी बात, लॉजिकल बात. तो ये सब प्रॉब्लम्स थे. फिर क्या बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स विच सबस्यूम्स यानी सबको इन्वॉल्व करे, सबको एक साथ ले आता है. अ लार्ज नंबर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट टैक्सेस इनटू अ सिंगल टैक्स is meant to mitigate the cascading effect of taxes, provide near seamless credit and make way for a common market. तो cascading effect भी हटेगा इससे, क्योंकि अब जीएसटी में क्या होता है कि सब एक साथ आ गया, एक रेट आ गया. जैसे 18% है तो 18% में सब इंक्लूडेड है, और सबका आपस में क्रेडिट आपको मिलेगा, सेट ऑफ भी मिलेगा, तो वो एक अच्छा हो गया. फिर सीमलेस क्रेडिट फ्लो हो गया, एक स्टेट में टैक्स भरो, दूसरे स्टेट में आपको क्रेडिट मिल जाएगा, बिल्कुल नुकसान नहीं होगा, वो भी एक. और कॉमन मार्केट यानी मैन्युफैक्चरिंग कहां करना है और सप्लाई कहां करना है, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता. यू कैन हैव वन फैक्ट्री एंड सप्लाई अक्रॉस इंडिया, और यू कैन हैव मल्टीपल फैक्ट्रीज एंड सप्लाई अक्रॉस इंडिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो द होल ऑफ इंडिया विल बिकम अ कॉमन मार्केट प्लेस. फिर आगे दिया है आइडिया बिहाइंड जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स. ये बहुत सिंपल सी बात है. अब देखो यहां पे जीएसटी मॉडल्स दिए और उसमें लिखा है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स व्हिच इज ग्लोबली नोन एज वैट. तो मैंने कहा ना वैट इज अ सिस्टम विच वी फॉलो. तो जीएसटी के अंदर भी हम वैट सिस्टम को ही फॉलो करते हैं. नाम है अपना गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मगर उसका जो सिस्टम है वो है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, जो मैंने आपको बताया. और वैल्यू एडेड टैक्स के जो मेथड्स है वो अलग अलग है. एक होता है प्योर वैट जो अपने अपने वैल्यू एडिशन पे भर दो, एक होता है क्रेडिट मेथड. तो अपन कौन सा मेथड फॉलो करते हैं? क्रेडिट मेथड फॉलो करते हैं. और यहां पे एक दिया है जीएसटी मॉडल. तो ये भी देखो समझाता हूं आपको, ये अलग तरीके से बोला गया है उसको, क्योंकि अपने यहां क्या है, फेडरल सिस्टम है इंडिया में. फेडरल सिस्टम यानी कि स्टेट एंड सेंट्रल आर डिफरेंट एंड बोथ हैव पावर्स टू कलेक्ट टैक्सेस. दोनों के पावर्स अलग अलग हैं, स्टेट और सेंट्रल. तो
उस एंगल से ये एक छोटा सा चार्ट दिया है जिसमें लिखा है देखो कि एक होता है नेशनल जीएसटी मॉडल। नेशनल मॉडल क्या होता है कि जहां पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता ही नहीं है। तो वो ऑस्ट्रेलिया, चाइना वगैरह वो फॉलो करते हैं सेंट्रल, ओनली सेंट्रल टैक्स। दूसरा होता है स्टेट जीएसटी, जहां सिर्फ स्टेट्स लगाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगाएगा। तो अपने यहां तो वो भी नहीं चलेंगे, अपने यहां तो सबको चाहिए अपना अपना हिस्सा। सो वी आर नॉट फॉलोइंग दिस। ये यूएसए में लगता है, यूएसए में जितने भी टैक्सेस है वो सब स्टेट्स लगाते हैं। देन नॉन कॉन्करेंट ड्यूअल जीएसटी। ड्यूअल जीएसटी यानी सेंट्रल स्टेट दोनों लगाएंगे, लेकिन नॉन कॉन्करेंट, तो वो लोग अपने अपने एरियाज डिवाइड कर लेंगे। जैसे अपने यहाँ पहले था कि एक्साइज सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा और सेल्स टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाएगा, तो वो कुछ अभी भी फॉलो करते हैं। उसका कोई एग्जांपल दिया नहीं है, लेकिन हो सकता है। लाइक सेंट्रल लेवीज जीएसटी ऑन सर्विसेज एंड स्टेट लेवीज जीएसटी ऑन गुड्स। एक गुड्स पे लगाओ, एक सर्विस पे लगाओ, डिवाइड कर लो आपस में। और लास्ट है कॉन्करेंट ड्यूअल जीएसटी। कॉन्करेंट यानी दोनों एक साथ लगाएंगे सबके ऊपर, सर्विस पे भी गुड्स पे भी। तो ये अपन फॉलो करते हैं, ब्राजील, कनाडा, इंडिया। तो अपन ने कौन सा मॉडल यूज किया? कॉन्करेंट ड्यूअल जीएसटी। इसलिए अपन जैसे अभी आगे चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि अपने जीएसटी में, अपने यहां जो जीएसटी है इंडिया में, इसमें सेंट्रल जीएसटी भी है जिसको अपन सीजीएसटी कहते हैं, और स्टेट जीएसटी भी है दोनों है, एसजीएसटी, सीजीएसटी। और तीसरा भी एक है आईजीएसटी, ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ये कोई अलग टैक्स नहीं है, आईजीएसटी इज नॉट डिफरेंट, ये दोनों को मिलाकर आईजीएसटी होता है। आई यानी कि इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो इंटीग्रेटेड एक्चुअली सी प्लस एस ऐसे इंटीग्रेशन है। आई स्टैंड्स फॉर सी प्लस एस। तो इसका पैसा दोनों में डिवाइड होता है। सीजीएसटी का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, एसजीएसटी का पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, और आईजीएसटी का जो पैसा है वो दोनों में डिवाइड होता है। तो क्यों लगता है आईजीएसटी और कैसे डिवाइड होता है वो वक्त आने पे आपको बताऊंगा मैं। यहां तक भी समझ में आए? और वही पे दिया है व्हाट इज कॉन्करेंट मॉडल, उसके बेनिफिट्स दिए हैं। स्ट्राइक्स बैलेंस ऑफ फिस्कल ऑटोनॉमी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। दोनों को अपना अपना पैसा मिलता है, दोनों ऑटोनोमस है, अपने अपने पैसे को यूज करेंगे। एंड बोथ द गवर्नमेंट्स लीवी टैक्स, ऑटोनॉमी है दोनों को। क्रॉस सेट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड, ये बताऊंगा मैं आपको बाद में, आईटीसी चैप्टर में अपन स्टडी करेंगे इसको। एंड टैक्स ऑन कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सभी गुड्स पे और सभी सर्विसेज पे दोनों को राइट है लगाने का। फिर देखो जीएसटी स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो जीएसटी स्ट्रक्चर क्या है कि इसमें इतने सारे टैक्सेस है। देखो सीजीएसटी, एसजीएसटी, ये दो तो में भी मैंने आपको बताया। यूजीएसटी भी है, या यूटीजीएसटी भी कहते हैं उसको, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंड आईजीएसटी, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो एसजीएसटी जो है वो देखो कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट लगाएगा। एंड ऑल्सो यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेटिव। यूनियन टेरिटरीज जो है अपने देश में, उसमें दो ऐसे हैं, दिल्ली एंड पुडुचेरी, जिसमें तुम्हारे स्टेट लेजिस्लेचर्स भी है। दिल्ली गवर्नमेंट का आप सरकार है वहां, है ना, स्टेट लेजिस्लेचर है दिल्ली में, हालांकि वो यूनियन टेरिटरी है, बट इट हैज लेजिस्लेचर, तो उसको अपन स्टेटिज मानेंगे। तो वहां स्टेट जीएसटी यानी एसजीएसटी लगेगा। एंड सिमिलरली फॉर पुडुचेरी, पहले पौंडुचेरी नाम था इसका, अभी पुडुचेरी हो गया। लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, वहां की कोई सरकार नहीं है, दमन दीव और ऐसे बहुत सारे हैं, तो वहां पर फिर यूटी जीएसटी लगता है, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। अब यूटी जीएसटी
और एसजीएसटी एक ही है, याद रखो, दे आर वन एंड द सेम। ओनली थिंग इज के लॉ कौन बनाएगा, इंप्लीमेंट कौन करेगा, क्योंकि वहां का स्टेट लेजिस्लेचर तो है नहीं, जो स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना नहीं सकता, तो फिर उसके लिए लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट ही बनाता है। हु विल मेक द लॉ फॉर यूनियन टेरिटरीज? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यूजीएसटी लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। उसका पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, बट दैट मनी विल बी मेंट फॉर दैट पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी। तो वो उसमें डिफरेंस है। तो यूटीजी, अदरवाइज लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेम है। यूटीजीएसटी एंड एसजीएसटी आर सिमिलर टू ईच अदर। और आईजीएसटी जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा ऑन इंटर स्टेट सप्लाईज। अब ये इंटर स्टेट सप्लाई क्या होता है ये आपको मैं अभी बताता हूं। और जैसे वहां लिखा है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इट इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ सी एंड एस। सी और एस का कॉम्बिनेशन है तो उसको आई कहते हैं। आई इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो चलो अपन अभी इसको पढ़ते हैं कि ये क्या डिफरेंस है और इंटर स्टेट सेल किसको कहते हैं ये भी आपको मैं बताऊंगा ब्रीफ में। अभी फिर उसका एक चैप्टर है पूरा, वो अपन बाद में स्टडी करेंगे, व्हाट इज इंट्रा स्टेट सेल एंड व्हाट इज इंटर स्टेट सेल। लेकिन अभी मैं ब्रीफ में पहले आपको बता दूं कि व्हाट इज इंट्रा एंड व्हाट इज इंटर। तो देखो ये अपना महाराष्ट्र है, मान के चलते हैं। आई एम नॉट गुड इन ड्रॉइंग्स, सो डोंट एक्सपेक्ट मी टू ड्रॉ द एक्चुअल मैप्स। ये महाराष्ट्र है, इसमें पूना भी आता है और नागपुर भी आता है। तो एक सप्लाई हुआ, देयर इज अ सेलर इन पुणे हु सप्लाइज गुड्स टू नागपुर। ये सप्लाई हुआ। तो सप्लाई कमेंस कहां हुआ? महाराष्ट्र के अंदर। खत्म कहां हुआ? महाराष्ट्र के अंदर। तो एक सप्लाई है जो कमेंस एंड टर्मिनेट्स, ये कमेंसमेंट है, ये टर्मिनेशन है, दोनों अगर एक ही स्टेट के अंदर है तो इसको अपन बोलेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा यानी विद इन अ स्टेट, इंट्रा स्टेट। शुरुआत और खत्म, स्टार्ट एंड एंड अगर सेम स्टेट में है तो उसको क्या बोलेंगे? इंट्रा स्टेट सप्लाई। वेरी सिंपल पॉइंट। तो फिर इंटर स्टेट क्या होगा? ऑब्वियसली सब जान गए कि अगर एक सेलर है कहां का, लखनऊ का, तो लखनऊ कहां गया? यूपी में। यहां से गुड्स गया कहां? कलकत्ता। यानी कहां पे आता है? वेस्ट बंगाल में। तो देखो एक स्टेट से दूसरे स्टेट अगर गुड्स जाते हैं या सर्विस जाती है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट एक स्टेट में है, एंड पॉइंट दूसरे स्टेट में है, तो इसको हम कहेंगे इंटर स्टेट सप्लाई। क्या बोलेंगे इसको? इंटर स्टेट सप्लाई। ओके। अब देखो टैक्स कैसे लगते हैं। अब महाराष्ट्र के अंदर है और महाराष्ट्र स्टेट है, तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी अपना टैक्स लगाएगा, तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ये दोनों लगेंगे। और दोनों कितने कितने लगेंगे? तो अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ये चीज एक गुड्स है, इसके ऊपर अपन 12% लगाने वाले हैं, वी आर गोइंग टू चार्ज 12% जीएसटी, तो जीएसटी के शेड्यूल में इसका रेट होगा 12%, यानी गुड्स पे 12% लगेगा। तो अगर 12% है तो ये सेंट्रल और स्टेट में हाफ हाफ डिवाइड होगा। सो 12 विल बी डिवाइडेड एज 6। ओके। अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि इस पे हम 18%, 18% जीएसटी लगाएंगे, तो फिर डिवीजन होगा 9। इस सर्विसेज के ऊपर मैं आपको देखो सर्विस दे रहा हूं, 18% जीएसटी है, तो 18% विल बी डिवाइडेड एज 9 and 9, तो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। तो जो भी जीएसटी रेट है एज अ होल, इट विल बी डिवाइडेड एज हाफ हाफ। बहुत सिंपल, आधा तुम्हारा, आधा अपना, आधा स्टेट का, आधा सेंट्रल का, बिल्कुल क्लीन चिट, कोई झगड़ा होने का सवाल ही नहीं है, आधा आधा, बेस्ट। और अगर यही चीज इंटर स्टेट में जाएगी, लखनऊ से कलकत्ता जाएगी, तो उस पे फिर अपन लगाएंगे आईजीएसटी। और आईजीएसटी जो है वो कॉम्बिनेशन है,
यानी जो जीएसटी का टोटल रेट है वो लग जाएगा, यानी कि 12% लग जाएंगे, तो उसको आईजीएसटी बोलेंगे। तो ये आईजीएसटी जो है, जो कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, लेकिन कलेक्शन करने के बाद फिर वो डिवाइड करेगा उसको दोनों में, सेंट्रल और स्टेट में डिवाइड होगा, वो अपन बाद में पढ़ेंगे कैसे डिवाइड होता है। बट आईजीएसटी इज कलेक्टेड बाय होम? द सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रहेगा? वेरी गुड। अब अगर यहीं पे यूनियन टेरिटरी अपन ले ले, मान लो कि ये यूनियन टेरिटरी है, महाराष्ट्र की जगह इसको ले लेते दमन एंड दीव, तो दमन एंड दीव के अंदर सेल होगा, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स लगाएगा और एस की जगह आ जाएगा यूनियन टेरिटरी जीएसटी, बस उतना डिफरेंस। तो 6 और 6 सेम रहेगा, बस स्टेट की जगह क्या आ जाएगा? यूनियन टेरिटरी जीएसटी। कितना सिंपल। तो समझ में आया आपको एसजीएसटी कैसे लगता है, सीजीएसटी कैसे लगता है, आईजीएसटी कैसे लगता है? वेरी गुड। फिर इसमें कौन कितना डिवाइड करता है, कहां से कहां जाता है टैक्स, वो अपन सब आईटीसी में जब जाएंगे तो स्टडी करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर। वेरी गुड। तो देखो यहां पे दिया है इन जीएसटी रेजीम टैक्स दैट इज सीजीएसटी एंड एस और यूटी। तो एस और यूटी ये रहता है, अगर स्टेट है तो स्टेट, यूनियन टेरिटरी है तो यूनियन टेरिटरी। फॉर इंट्रा स्टेट सप्लाईज एंड आईजीएसटी फॉर इंटर स्टेट सप्लाईज shall be paid by every taxable person, and in this regard provisions have been prescribed in the law. However, for providing relief to small businesses, a simpler method of paying taxes and accounting thereof is also prescribed, known as composition scheme. ये मैंने आपको ब्रीफ में बताया था ना, यहाँ भी ब्रीफ में लिखा है, इसका डिटेल स्कीम अपन बाद में स्टडी करेंगे। तो कॉम्पोजिशन स्कीम एक रहता है जिसमें अकाउंटिंग को ज्यादा करने की जरूरत नहीं रहती, सिर्फ आपके टोटल टर्नओवर पे एक रेट होता है, कम रेट रहता है, उस पर आप भर दो, फिर उसमें आईटीसी वगैरह का कोई बेनिफिट नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करता है कि रेट को कम कर देता है। नॉर्मली अपन क्या करेंगे, फुल प्राइस पे लगाएंगे, फिर इनपुट का क्रेडिट लेंगे, माइनस करेंगे, डिफरेंस देंगे। तो गवर्नमेंट कहता है कि हम रेट को कम कर देते ना, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट डिफरेंस दैट यू हैव टू पे। तो उसको कम करके इतना रेट आप भर दो, खत्म। Then along with providing relief to small businesses, the law also contains provisions for granting exemption from payment of tax on specified goods and services. ये पढ़ने का है अपने को डिटेल में, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर आएगा। एग्जेम्पशन ऑफ सर्विस तो अपन पूरी डिटेल में देखेंगे, बाकी गुड्स के कुछ कुछ नोटिफिकेशंस देखेंगे। फिर उसके नीचे दिया यूनियन टेरिटरीज विद स्टेट लेजिस्लेचर, दिल्ली एंड पुडुचेरी, इसमें क्या लगता है? सीजीएसटी लगता है एंड एसजीएसटी। और यूनियन टेरिटरी विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर्स जो है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, चंडीगढ़, ये सब में एंड अदर टेरिटरी लिखा रहता है, उसमें कोई है नहीं अभी, इतना ही है। इसमें लगता है सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। ओके, वेरी गुड। तो यहां पे अपन लेंगे ब्रेक इस लेक्चर में, और फिर अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे विथ एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी।